स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म हेलो सर पर। मैं नारायण सर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ई कॉमर्स की सेकंड क्लास। इससे पहले हमारी ई कॉमर्स की प्रथम क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज आप सभी के लिए ई कॉमर्स से संबंधित दूसरी क्लास लेके आए हैं हम प्लेटफॉर्म हेलो सर पर। तो स्टार्ट करते हैं हमारी दूसरी क्लास ई कॉमर्स। इससे पहले हम देख चुके थे कि ई कॉमर्स का प्रारंभ कहाँ से हुआ, विश्व स्तर पर ई कॉमर्स के जनक कौन रहे, ई कॉमर्स से संबंधित और भी कई जानकारियाँ जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं हमारे MPPSC प्री एग्ज़ाम से। उसी के चलते हुए आज हम लेके आए हैं हमारी दूसरी क्लास ई कॉमर्स की। इसमें हम देखेंगे कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में यानी कि भारत के अंतर्गत ई कॉमर्स कहाँ तक रहा और कैसे इसका प्रारंभ या शुरुआत हुई है। स्टार्ट करते हैं हमारी भारत से संबंधित ई कॉमर्स क्लास। चलिए, जैसे कि पहले भी हम देख चुके हैं ई कॉमर्स क्या था। इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से बाज़ार प्रणाली को किया जाना, जो हमारे बाज़ार हुआ करते थे उसे हमने क्या किया था, डिजिटल वे में कन्वर्ट कर दिया था। और डिजिटली कन्वर्ट करने के साथ साथ हमने उसे क्या नाम दिया था, ई कॉमर्स नाम दिया था। उसी के चलते भारतीय परिप्रेक्ष्य हम बात कर रहे हैं कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में हमारे ई कॉमर्स का प्रभाव, प्रारंभ और भारत में ई कॉमर्स की क्या क्या प्रणालियाँ रहे हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं कि भारत में 18 अक्टूबर 2000 में जब सूचना प्रौद्योगिकी कानून के प्रभाव से कॉमर्स को, ई कॉमर्स को क्या हुआ, कानूनी मान्यता मिल गई। कब से मिली कानूनी मान्यता भारत के अंतर्गत? 18 अक्टूबर 2000 में। कब मिली है? डायरेक्ट फैक्ट भी कई बार पूछा गया है कि भारत में ई कॉमर्स को कानूनी मान्यता कब मिली। तो हमें ध्यान होना चाहिए 18 अक्टूबर 2000 को, जब सूचना प्रौद्योगिकी कानून प्रभाव में आया। दो फैक्ट यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। एक फैक्ट ई कॉमर्स को कानूनी मान्यता का, पहला फैक्ट क्या क्लियर हो रहा है हमारा, ई कॉमर्स को कानूनी मान्यता। दूसरा फैक्ट हमारा क्लियर हो रहा है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी कानून कब लागू हुआ? 18 अक्टूबर 2000 को। क्लियर है। नेक्स्ट फैक्ट हमारा क्या कह रहा है, भारत में ई कॉमर्स मुख्यतः दो रूपों में विद्यमान है। कितने फॉर्मेट में? दो फॉर्मेट में हमारा ई कॉमर्स भारत के अंतर्गत है या भारत में है। उन्होंने नंबर एक हमारा क्या है, बिजनेस टू बिजनेस, जिसे B2B कहा जाता है। सेकंड, बिजनेस टू कंज्यूमर, जिसे B2C कहा जाता है। इससे पहले हम और भी देख चुके हैं जो हमारे वैश्विक पटल पर हमने देखे हैं। तो यदि हम बिजनेस टू बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस टू बिजनेस में क्या रहता है, दो बिजनेस आपस में जब इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से जुड़ते हैं या डिजिटल माध्यम से जुड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बिजनेस टू बिजनेस। दोनों का उद्देश्य या गोल क्या रहता है, बिजनेस को करना। क्या गोल रहता है, बिजनेस को करना। तो उसे हम क्या कह देते हैं, बिजनेस टू बिजनेस कह देते हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं ई व्यापार, बहुत अच्छा उदाहरण है। ई वाणिज्य, ई सर्वे, ऐसे कई और उदाहरण भी हम देख सकते हैं बिजनेस टू बिजनेस के अंतर्गत। नेक्स्ट क्या है, बिजनेस टू कंज्यूमर। अब बिजनेस टू कंज्यूमर का मतलब क्या था कि बिजनेसमैन क्या कर रहा है, डायरेक्टली कंज्यूमर से कनेक्ट हो रहा है। कैसे कनेक्ट हो रहा है? यदि हम यहाँ पर बात करें कि जो बिजनेस है हमारा, ये हमारा कोई बिजनेस है। अब इस बिजनेस से हमने क्या किया है, डायरेक्ट किसको कनेक्ट किया है, कंज्यूमर को या यूज़र्स को। जैसे हम यहाँ कहें कि यहाँ पर यूज़र, यहाँ यूज़र, ये सभी यूज़र जब एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर कहा जाता है। यानी ई कॉमर्स का ऐसा प्रकार, जिस प्रकार को क्या कहा जाता है, बिजनेस टू कंज्यूमर कहा जाता है। एग्जाम्पल में अपन देख सकते हैं, जैसे आज के समय पर हम देखें फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ये क्या है,
बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट यूज़र से कनेक्टिविटी कर रहे हैं डिजिटली माध्यम से। ई शॉपिंग, ई बैंकिंग, मेल ऑर्डर एक्सेट्रा। यहाँ पर ई शॉपिंग का तात्पर्य क्या हुआ कि कोई बिजनेस है जिस पर कंज्यूमर डायरेक्ट क्या कर रहा है, शॉपिंग कर रहा है, यानी कि सीधी सी बात है परचेसिंग क्रय कर रहा है। हम क्या करते हैं ई शॉपिंग में, यही करते हैं ना, किसी प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं। कैसे, डिजिटल माध्यम से। बहुत सारी हमारी जो साइटें बनी हुई हैं, जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, ये क्या है वास्तव में, मीशो है, ये वास्तव में बिजनेस टू कंज्यूमर ही फॉर्मेट है। किसका, हमारा ई कॉमर्स का ऐसा रूप जिसमें हम क्या कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। चाहे हम शॉपिंग क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करें, अन्य कोई पेमेंट गेटवे का यूज़ करके करें, लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट है वह डायरेक्ट यूज़र के कनेक्टिविटी में है। तो इस फॉर्मेट को क्या कहा गया है, बिजनेस टू कंज्यूमर कहा गया है। यह दो फॉर्मेट हैं जो भारत में मुख्य रूप से प्रचलन में है या प्रचलित है। आगे चलते हैं हम। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं, और यहाँ पर तो कार्य हमारा क्या जा रहा है, ई कॉमर्स की बात की जा रही है। ई कॉमर्स के अंतर्गत जब किसी प्रोडक्ट की परचेसिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं रूल्स की आवश्यकता पड़ेगी, नियमों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि सूचना का ट्रांसफ़र एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन, बिजनेस से बिजनेस, बिजनेस से कंज्यूमर, बिजनेस टू एम्प्लॉय, बहुत सारे प्रावधानों में चल रहा है। तो उस के लिए एक अधिनियम लाया गया, वह अधिनियम क्या कहलाया, हमारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या रहा, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यह रहा कि आप जो सूचना का डिजिटल माध्यम से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वह सूचना कौन सी होनी चाहिए, कहाँ तक बच्चों के लिए उपयोगी है, वयस्क के लिए उपयोगी है, बुजुर्ग के लिए उपयोगी है, ये सब किस में आएगा, हमारा सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर। क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, सूचना का ऐसा माध्यम जिसमें हम डिजिटल फॉर्मेट का प्रयोग कर रहे हैं, या ये कह सकते हैं साधारण भाषा में, डिजिटली माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करना विथ अ प्रॉपर मैनर, यानी कि एक सीक्वेंस में। क्योंकि यदि आपको जानकारी हो तो दो चीज़ रहते हैं, एक जानकारी और दूसरा हम जिसे कहते हैं सूचना। इन दोनों में एक अंतर पाया जाता है। जानकारी, हमारे पास जानकारी बहुत रहती है। जानकारी का मतलब क्या है, विभिन्न फील्ड की नॉलेज, या ये कह सकते हैं हम कि हमारे पास बहुत सारा डेटा है। लेकिन डेटा रिप्रेजेंट करना, यानी कि हमें कौन सा डेटा आगे सर्कुलेट करना है। यदि एक सरल से एग्जांपल से हम बात करें कि यदि हिस्ट्री के स्टूडेंट बैठे हैं और मैं यहाँ पर जो डेटा उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वह हिस्ट्री से संबंधित ही ना हो, तो क्या वह जानकारी उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। यही चीज़ या यही अंतर रह जाता हमारा सूचना और जानकारी में। क्लियर है? तो यहाँ पर वही चीज़ों को रखा गया है। इस अधिनियम को अपन देखते हैं। पहला साइबर लॉ, इसे क्या कहा गया? पहला साइबर लॉ कहा गया। ठीक, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है उसे क्या कहा गया? पहला साइबर लॉ कहा गया। भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यही लॉ ऐसा रहा जो भारत में ई कॉमर्स, यानी कि ई कॉमर्स के लिए क्या दे रहा है? एक कानूनी लीगल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है या कानूनी ढांचा प्रोवाइड कर रहा है। कब पारित हुआ? तो संसद द्वारा 17 अक्टूबर 2009 को, यानी संसद ने इसे कब पारित किया? 17 अक्टूबर 2009 को यह अधिनियम पारित किया गया। फिर 27 अक्टूबर 2009 को इसे संशोधित भी किया गया, क्योंकि जब भी कोई अधिनियम बनाया जाता है उस अधिनियम में कुछ त्रुटियां यदि रह जाती हैं तो उसके लिए संसद के पास संशोधन का प्रावधान रखा गया है। तो इसी दौरान
हमारे इस अधिनियम को 27 अक्टूबर 2009 को क्या किया गया, संशोधित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या खास बात थी, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिकी दस्तावेजों को कानूनी मान्यता, यानी कि इस समय पर या इस अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिकी दस्तावेज था, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन था, उसे क्या कर दिया गया, कानूनी मान्यता, लीगल अथॉरिटी प्रोवाइड कर दी गई, कानूनी मान्यता यहाँ पर दे दी गई। किसके तहत, इस अधिनियम के अंतर्गत इसे दे दी गई। दूसरी खास बात क्या रही यहाँ पर, डिजिटल हस्ताक्षर, इसको भी कानूनी मान्यता मिल गई, यानी कि जो डिजिटल हस्ताक्षर हैं उन्हें भी कानूनी मान्यता मिल गई यहाँ पर। क्लियर है, दो चीज़ खास रही, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को कानूनी मान्यता मिली, डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता मिली। अब यहीं पर आगे हम देखते हैं कि अपराध और उल्लंघन। अपराध और उल्लंघन का मतलब क्या हुआ कि जो रूल्स या जो नियम इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए, यदि कोई उन्हें क्या करता है, नहीं मानता है या उन्हें तोड़ देता है, तो वह किसकी श्रेणी में आए, अपराध। क्योंकि यदि इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ कंटेंट को रिस्ट्रिक्टेड किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है, और यदि आप वही कंटेंट या वही डेटा किस पर दे रहे हैं, डिजिटली दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि आप इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों का क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। और यदि उल्लंघन कर रहे हैं तो वो किसकी श्रेणी के अंतर्गत आएगा, वह अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। जिस प्रकार हम ये कहें कि यदि संविधान के अंतर्गत कोई अनुच्छेद बना हुआ है, उस अनुच्छेद को यदि हम उल्लंघन करते हैं तो वह क्या आ जाता है, अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक, तो अपराध और उल्लंघन के बारे में भी इस अधिनियम को में कुछ प्रावधान रखे गए। आगे देखते हैं साइबर अपराधों के लिए न्याय व्यवस्था। अब यदि साइबर अपराध होते हैं, साइबर अपराध का तात्पर्य क्या है, यदि हम बात कर रहे हैं साइबर अपराध कि साइबर अपराध होते क्या हैं, क्या है साइबर अपराध। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अपराध का तात्पर्य किससे होता है, जो नियम या जो रूल्स लिखित दिए गए हैं किसी कानूनी प्रावधान के अंतर्गत, यदि उनका उल्लंघन किया जाता है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, अपराध कहते हैं। इसी प्रकार साइबर अपराध की हम बात कर लेते हैं, तो डिजिटली वे में यदि हम कहें कि डिजिटल तरीके से, कौन से तरीके से, डिजिटल माध्यम से, डिजिटल माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष का डेटा प्राप्त कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष का डेटा चोरी कर रहे हैं बिना उसकी स्वीकृति के। यदि हम किसी व्यक्ति विशेष का डेटा क्या कर रहे हैं, बिना उसकी अनुमति के ले रहे हैं, वो भी हमारा क्या कहलाएगा, साइबर अपराध या कहलाएगा। और देख लें, यदि हम किसी की डिजिटल पेमेंट ले रहे हैं, कार्ड के माध्यम से हो सकती है, क्रेडिट कार्ड हो, एटीएम कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, किसी भी माध्यम से यदि हम उसकी परमिशन के बिना उसके कार्ड को एक्सेस करके उससे मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो भी हमारा क्या होगा, साइबर अपराध होगा। ठीक, और भी यदि हम बात करें ऑनलाइन जो भी फॉर्जरी हो रही है वो सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, हमारा साइबर अपराध के अंतर्गत आ जाता है। जैसा ही कई बार आपने सुना होगा कि एटीएम कार्ड किसी और का था, किसी और ने पैसे निकाल लिए, ये सब क्या है, ये सब है हमारा साइबर अपराध। क्लियर हुआ। चलिए, तो इसके लिए क्या किया गया, इस अधिनियम के अंतर्गत इन अपराधों के लिए एक न्याय व्यवस्था बनाई गई। क्योंकि जब ये चीज़ हो जाएगी, यदि अपराध घटित हो गया, अपराध घटित होने के उपरांत व्यक्ति विशेष के लिए क्या चाहिए, कुछ तो चाहिए भाई। यदि आपका कोई प्रोडक्ट आपकी परमिशन के बिना किसी और ने यूज़ कर लिया, क्योंकि आपने विश्वसनीय तौर पर उसे संरक्षित किया था, लेकिन आपकी इजाज़त के बिना यदि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा वह
ले लिया गया। कंप्लेंट कहाँ करेंगे? तो कंप्लेंट करने के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत एक व्यवस्था बनाई गई, तो हमने उसे क्या कह दिया? न्याय व्यवस्था कह दिया। चाहे यह न्याय व्यवस्था कंज्यूमर के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, दोनों के लिए यही अधिनियम हमारा लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कहा गया। क्लियर यहाँ तक? आगे चलते हैं हम, क्योंकि इसमें भी क्या रहता है? उपभोक्ता, यूज़र या कंज्यूमर, और दूसरा क्या रहेगा? कंपनी, जहाँ प्रोडक्टिविटी हो रही है, होश स्थान। तो दो चीज़ हमेशा यहाँ पर भी चलती रहेंगी। ठीक, जिस प्रकार हम मार्केट जाते हैं तो हमारे सामने क्या रहता है? एक शॉपकीपर रहता है, एक हम रहते हैं, यानी हम यूज़र हो गए, सामने वाला क्या हो गया? बिजनेस हो गया। तो ऐसे ही व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई। तो यदि हम फिजिकली वे में कनेक्ट हैं तो हम क्या करते हैं? फिजिकली वे में कनेक्ट होने के बाद हम कहाँ जाते हैं? कंज्यूमर फोरम पर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो व्यवस्था कैसी बनाई गई? इस अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई। आगे चलते हैं हम, देखिए फिर आता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। कौन सा अधिनियम है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या हुआ? जिस प्रकार हमें वहाँ पर प्रौद्योगिकी यानी सूचना के लिए अधिनियम बनाया गया, यहाँ पर उपभोक्ता विशेष यानी कि उपभोक्ता के संरक्षण की बात की जा रही है। अब यदि हम बात करें कि उपभोक्ता कौन होगा, तो जो व्यक्ति उस प्रोडक्ट को क्या कर रहा है? ले रहा है, खरीद रहा है, वह क्या कहलाएगा? उपभोक्ता कहलाएगा, कंज्यूमर कहलाएगा, कस्टमर कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ पर वही चीज़ आ रही है कि यदि उपभोक्ता के साथ कुछ हो जाता है तो उसका संरक्षण कैसे किया जाए, उसके लिए एक अधिनियम बनाया गया जिसे हमने क्या कहा? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। इसके अंतर्गत भी हम देखेंगे कि क्या खास बात रहे। तो इसमें सबसे पहली खास बात क्या है? 20 जुलाई 2020 से लागू, जिसे हमने क्या कहा? 20 जुलाई 2020 को जो हमारा पुराना अधिनियम बन रहा था 1986 में, उसका स्थान लिया। यानी पहले भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था जिसे हम क्या कहते थे? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कहा जाता था। लेकिन जैसे ही ई कॉमर्स व्यवस्था आई, ई कॉमर्स व्यवस्था आने के उपरांत इसको क्या किया गया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को संशोधित किया गया, प्रतिस्थापित कर दिया गया। किस पर? हमारे पुराने अधिनियम पर। तो इस अधिनियम को कब किया गया? 20 जुलाई 2020 को इसे प्रतिस्थापित किया गया। क्लियर? जिसने किसका स्थान लिया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में प्रतिस्थापित किया गया। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में 48 घंटे के अंतर्गत, कितने घंटे के अंतर्गत? 48 घंटों के अंतर्गत सूचना देनी होगी। यदि कोई ऐसा होता है उपभोक्ता के साथ तो उसे क्या देना है? 48 घंटे के अंदर शिकायत प्राप्ति की सूचना देनी होगी। टाइम ध्यान रखना है, कितना टाइम है हमारे पास? 48 घंटे के अंदर हमें क्या देना होगा? सूचना देनी होगी। और सूचना प्राप्ति के उपरांत जैसे ही सूचना मिल जाती है, किसे मिल जाएगी सूचना? इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना मिल जाती है, तो मिलने के उपरांत 1 माह के भीतर उसका क्या करना पड़ेगा? निपटारा करना पड़ेगा। किसे करना पड़ेगा? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जो व्यवस्था बनाई जाएगी उस व्यवस्था को, है ना, वो व्यवस्था क्या हो सकती है? परिषद में हो सकती है। इसलिए बात है, अधिनियम बना है तो उस अधिनियम से संबंधित एक स्ट्रक्चर भी बनाया जाएगा, एक संरचना का निर्माण भी किया जाएगा। उस संरचना में काम करने वाले क्या होंगे? काम करने वाले व्यक्ति ही होंगे। तो उन व्यक्तियों के पास ये प्रेशर रहेगा कि यदि 48 घंटे के अंदर आपके पास कोई ऐसी उपभोक्ता से संबंधित कोई जानकारी आती है, शिकायत आती है, तो अब आप क्या करेंगे? कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई का जो निपटान है वो कितने अंतर करना है? तारीख से 1 माह के भीतर। ठीक, दो चीज़ क्लियर होनी। शिकायत हमें कब करना है? शिकायत करना है 48 घंटे के अंदर। निपटारा कितना होगा? 1 माह के अंदर। 1 माह ये मैक्सिमम टाइम रखा गया है, उससे पहले भी निपटार हो सकता है। मैक्सिमम टाइम आपका कितना? 1 महीना लग ही
सकता है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक रूप में शिकायत दर्ज करने का प्रावधान, यानी कि आप फिजिकल वे में भी जा सकते हैं कंप्लेंट करने, और फिजिकल वे में नहीं जा पा रहे हैं तो आपके पास दूसरा प्रावधान भी है कि आप क्या कर सकते हैं, उसे इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से भी हम कंप्लेंट कर सकते हैं या शिकायत कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, इन नियमों के अलावा, ये दो नियम हैं, इनके अलावा भी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के गठन हेतु प्रावधान, किसके प्रावधान की बात की जा रही है? अब केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बात की जा रही है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जब भी अधिनियम बनता है उस अधिनियम से संबंधित एक फिजिकली स्ट्रक्चर या एक वास्तविक संरचना का निर्माण भी किया जाता है। तो यहाँ पर वही बात है कि इस अधिनियम के अंतर्गत क्या बनाया जाएगा, एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के गठन का भी यहाँ पर क्या कर दिया गया, प्रावधान रखा गया इस अधिनियम के अंतर्गत, है ना, जिसके अंतर्गत क्या है 34 सदस्य है ना, 34 मेंबर्स, जिनका कार्यकाल टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा 3 वर्ष। यानी यदि परिषद का गठन करना है हमें, तो गठन करते समय हमें मेंबर भी बताए गए हैं कि 34 सदस्य होना चाहिए, और 34 सदस्यों के साथ साथ उनका कार्यकाल यानी कि उनका टाइम ड्यूरेशन भी बताया गया है, जो कितना होना चाहिए 3 वर्ष होना चाहिए। क्यों रखा गया ये? क्योंकि जब आप कर रहे हैं, परिषद का गठन होगा, उस गठन का एक पूरा स्ट्रक्चर होगा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेंबर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। इसलिए सदस्य संख्या यहाँ पर कितनी रखी गई है, 34 सदस्य संख्या रखी गई है, और कार्यकाल कितना रखा गया, 3 वर्ष का रखा गया है। यानी प्रत्येक 3 वर्ष में इनका कार्यकाल खत्म भी हो जाएगा और फिर नए मेंबर्स या सदस्य आते जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, कुछ प्रमुख पोर्टल्स के बारे में हम देख लेते हैं, जैसे कि ई कॉमर्स से संबंधित, इससे पहले भी हमने अपने उस क्लास में देखे थे पोर्टल, यहाँ पर हम देख लेते हैं। ई सहज पोर्टल, देखिए पोर्टल क्यों बनाए जाते हैं? पोर्टल इसलिए बनाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के पोर्टल्स इसलिए बनाए जाते हैं कि इन पोर्टल्स पर कुछ स्पेशल कार्य किया जा सके, तो ऐसे ही पोर्टल बनाए गए। ई सहज पोर्टल किस लिए बनाया गया? प्राइवेट कंपनी को सुरक्षा को मंजूरी देना, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, क्योंकि जितनी भी यदि हम यहाँ से देखें, चाहे बात हम अमेज़ॉन की करें, है ना, चाहे हम फ्लिपकार्ट की बात करें, ना, चाहे हम OLX की बात करें, ये सब क्या है, ये सब कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनियां ही हैं। तो प्राइवेट कंपनी भी चाहती है ना उनकी सिक्योरिटी, तो यहाँ पर ई सहज पोर्टल के तहत उन्हें ही क्या दी गई, सुरक्षा को मंजूरी प्रदान की गई। किन्हें दी गई? तो प्राइवेट कंपनियों को दिए गया। ठीक है ना, प्राइवेट कंपनी बिजनेस कर रही हैं तो वह भी आपकी सिक्योरिटी चाहती हैं कि उनका जो प्रोडक्ट है सिक्योर रहे, तो जिसके लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया, ई सहज पोर्टल लाया गया। क्लियर? पोर्टल कई बार पूछ लिए गए हैं कि ई सहज पोर्टल किससे संबंधित है, ई मंडी पोर्टल किससे संबंधित है, परिश्रम पोर्टल किससे संबंधित है, ये पोर्टल कई बार पूछे गए हैं। तो हमें ध्यान रखना है, ई सहज पोर्टल प्राइवेट कंपनी को सुरक्षा को मंजूरी देने हेतु है कि जब आप बिज़नेस कर रहे हैं, भाई मैं भी यदि मार्केट में बिज़नेस करने जाऊं तो कहीं ना कहीं मैं अपनी सिक्योरिटी चाहूँगा। वो सिक्योरिटी कौन देगा हमें? वो सिक्योरिटी हमें देने वाला गवर्नमेंट, सरकार होगी। सरकार किस प्रकार से देती है, कौन सा माध्यम रखती है, वह डिपेंड करता है सरकार पर। ठीक, आगे पोर्टल देखें हम। सेकंड हमारा क्या है, ई मंडी पोर्टल। अब जैसे यहाँ पर स्पष्ट, सबसे स्पष्ट हो रहा है ई मंडी, यानी कि मंडी की बात की जा रही है, और मंडी में क्या होता है, कृषि, है ना, तो यहाँ पर वही चीज़ें कृषिगत वस्तुओं की सरकारी खरीद से संबंधित है, यानी कि जो हमारी कृषिगत एग्रीकल्चर्स आइटम्स हैं उससे संबंधित हमारा क्या है, ई मंडी पोर्टल हमारा उससे संबंधित है। जो वस्तुएं आई हैं उन वस्तुओं कौन खरीदने की बात कर रहा है यहाँ पर, सरकारी खरीद। क्योंकि यदि हम ऐसे प्रोडक्ट को बेचते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को हम सेल करते हैं,
तो प्रत्येक व्यक्ति को एक अलग अलग रेट मिल पाते हैं, किसी को अच्छा रेट मिल जाता है, किसी को कम मिल जाता है। लेकिन जब यहाँ पर बात सरकारी खरीद की आ गई है तो सरकारी खरीद के लिए सभी कृषिगत वस्तुओं का रेट निश्चित कर दिया जाएगा। जो भी वस्तु है एग्रीकल्चर की, उस वस्तु का रेट क्या होगा, निश्चित होगा। यानी कि अन्य कोई व्यक्ति ना तो हाई ले सकता है ना लो ले सकता है। नेक्स्ट पोर्टल हमारा क्या है, थर्ड पोर्टल की हम चर्चा कर रहे हैं। थर्ड पोर्टल हमारा क्या है, माई, यहाँ पूरा गॉव है, यानी कि माई गवर्नमेंट पोर्टल की बात यहाँ पर की जा रही है। तो माई गवर्नमेंट पोर्टल संबंध किससे है, सरकारी योजनाओं की जानकारी से। जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसियाँ हैं, उन गवर्नमेंट पॉलिसियों से संबंधित पोर्टल का नाम क्या रखा है, माई गवर्नमेंट या माई जीओवी पोर्टल है ना। इसका क्या है, माई जीओवी, ठीक। ये पोर्टल रखा गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है, सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी। क्योंकि व्यक्ति विशेष के पास यदि हम डिसेंट्रलाइजेशन पर जाएं तो जो हमारा अंतिम चरण है या अंतिम स्तर है वह कैसा है, ग्रामीण स्तर है। वहाँ तक कई बार योजनाओं की जानकारी नहीं पहुँच पाती है, तो उसके लिए एक व्यवस्था है है ना। तो उस व्यवस्था के अंतर्गत ये जो पोर्टल बनाया गया है माई गवर्नमेंट पोर्टल, यह संबंधित है। क्लियर। नेक्स्ट पोर्टल हमारा क्या है, नेक्स्ट पोर्टल हमारा पारिश्रम पोर्टल। किससे संबंधित है, कारोबार आसान बनाने से। यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई कारोबार कर रहे हैं, तो उससे संबंधित जानकारी के लिए हमारा पोर्टल क्या है, पारिश्रम पोर्टल है, जो आपके उस कारोबार को और क्या करता है, आसान बनाना या आसान बनाता है। क्यों बना सकता है, क्योंकि इस पे कारोबार से संबंधित बहुत सारी योजनाओं की जानकारी रहती है। किसी कारोबार को आप प्रारंभ कर रहे हैं तो वह कारोबार कैसे प्रारंभ करना है, कैसे लाइसेंसिंग लेना है, कैसे उसे रजिस्टर्ड करना है, ये सारी जानकारी हमें कहाँ मिल जाएगी, हमारे ई श्रम पोर्टल पर वो जानकारी हमारे लिए मिल जाएगी। नेक्स्ट पोर्टल हमारा क्या है, डॉक पे। नेक्स्ट पोर्टल क्या है हमारा, डॉक पे। डॉक पे ऐसा पोर्टल है जो हमें डिजिटल भुगतान के लिए बनाया। किस भुगतान के लिए बनाया गया, हमारे लिए डिजिटल भुगतान की यदि बात की जा रही है तो हम किस पोर्टल का यूज़ कर सकते हैं, डॉक पे पोर्टल का हम उपयोग कर सकते हैं। डिजिटल भुगतान, जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि जब आप डिजिटल वे में क्या कर रहे हैं, डिजिटल वे में अपना फंड का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पेमेंट का काम कर रहे हैं, या अन्य कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें पेमेंट को आप डिजिटल माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। क्लियर। तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, डॉक पे का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पोर्टल हमारा क्या है, चैंपियन पोर्टल, है ना। तो चैंपियन पोर्टल का किससे संबंधित है, एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए। एमएसएमई जो सरकार की योजना है, स्वरोजगार से संबंधित योजना है ना, उस योजना को और ज़्यादा मजबूत या सशक्त करने के लिए किस पोर्टल को बनाया गया है, चैंपियन पोर्टल को बनाया गया है। ठीक। तो पोर्टल हमने देखे, ई सहज पोर्टल प्राइवेट कंपनियों को सुरक्षा की मंजूरी देता है। ई मंडी पोर्टल कृषिगत वस्तुओं की सरकारी खरीद हेतु। माई गवर्नमेंट या माई गॉव पोर्टल सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी के लिए है। परिश्रम पोर्टल कारोबार आसान बनाने हेतु है। डॉक पे डिजिटल भुगतान हेतु है। चैंपियन पोर्टल एमएसएमई को और ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए है। ऑनलाइन स्टोर फ्रंट की हम बात कर लेते, जिस प्रकार हमारे पोर्टल रहते हैं उसी की अगली कड़ी में हम यदि बात करें तो हमारा क्या आ जाता है, ऑनलाइन स्टोर फ्रंट आ जाते हैं, जहां पर हम क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। जब हम ऑनलाइन माध्यम से या डिजिटल माध्यम से कुछ चीज़ों को क्या करते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं, तो वो हम क्या कहते हैं, उसे ऑनलाइन स्टोर फ्रंट कहा जाता है। क्लियर है। तो इसके अंतर्गत हम कई चीज़ों को देखते हैं। मैजेंटो क्या है, ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म। कौन सा प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स सॉल्यूशन। जब आप ई कॉमर्स से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, ई कॉमर्स जैसे अपन देख चुके हैं कि सब आपका बिजनेस टू बिजनेस हो सकता है, बिजनेस टू कंज्यूमर हो सकता है। इसमें यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी हम काम कर रहे हैं, इसमें यदि हमारे लिए कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें कहाँ मिल जाएगा, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मैजेंटो पर मिल जाएगा।
क्लियर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दूसरा स्टोर फ्रंट हमारा क्या है, ओरेकल कॉमर्स है। ओरेकल कॉमर्स क्या कर रहा है, तो ओरेकल कॉमर्स क्या है, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर, है ना। यहाँ पर ये स्पष्ट नहीं किया गया था मैजेंटो में, लेकिन यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि दो प्रकार के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे, सबसे पहले इन्होंने बता दिया बिजनेस टू बिजनेस सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, बिजनेस टू कंज्यूमर ये सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। यानी कि ये क्या कर रहा है, ओरेकल कॉमर्स क्या कर रहा है, ओरेकल कॉमर्स आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। किन क्षेत्रों में, दो क्षेत्रों में, बिजनेस टू बिजनेस में और बिजनेस टू कंज्यूमर में। क्लियर। थर्ड हमारा क्या है, इंस्टामोजो। इंस्टामोजो क्या कह रहा है, देखिए इंस्टामोजो ने बात की है ऑनलाइन पेमेंट गेटवे की बात कर रहा है। ऑनलाइन पेमेंट, जैसे कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि ऑनलाइन पेमेंट का मतलब क्या है, डिजिटली भुगतान से इसका आशय है। यहाँ पर वही चीज़ आ रही है कि ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है क्या आपका, इंस्टामोजो क्या है, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है। इसकी सहायता से स्वयं स्टोर फ्रंट बना सकते हैं। अब पेमेंट गेटवे का मतलब क्या होता है, तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा पेमेंट गेटवे को कि यदि हम किसी फॉर्म को फिलअप करते हैं, कोई भी फॉर्म, सपोज करें हम MPPSC का फॉर्म फिलअप करने गए, सारा फॉर्म हमने फिलअप कर दिया, कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट करने पर एक ऑप्शन आता है पेमेंट का ना, सबने देखा, विदाउट पेमेंट तो फॉर्म फिलअप हो नहीं सकता है। तो जब आपका पेमेंट ऑप्शन आता है, पेमेंट ऑप्शन जैसे ही हम करते हैं तो आपने देखा होगा ये पेमेंट ऑप्शन के बाद आपकी एक अलग प्रकार से क्या खुल जाती है, एक नई विंडो आपके सामने खुलकर आ जाती है, आती है ना, जिसपे हम यहाँ देखते हैं पेमेंट गेटवे, ऊपर लिखा भी रहता है पेमेंट गेटवे करके। तो ये क्या है, ये MPPSC क्या कर रही है, इस पेमेंट गेटवे का उपयोग कर रही है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, चाहे डेबिट कार्ड के माध्यम से, या यहाँ पर आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के बैंक भी खुल जाती हैं, बहुत सारी बैंक खुल जाएंगी। उन बैंकों में जैसे हम सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या रहता है, हम डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, वीज़ा कार्ड से करना चाहते हैं, मास्टर कार्ड से करना चाहते हैं, ये कई प्रकार के हमें ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ये क्या है, ये पेमेंट गेटवे है, ये क्या है, ये पेमेंट गेटवे है। क्लियर हुआ। और यही पेमेंट गेटवे हमें क्या कर रहा है, पेमेंट करने की सुविधा या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देता है। और कई साइडों पर आपने ये भी देखा होगा कि जैसे ही पेमेंट का ऑप्शन आता तो पेमेंट गेटवे उनका स्वयं का भी होता है ना। कई हमारी ऐसी साइडें हैं जिनका स्वयं का पेमेंट गेटवे भी है, वह किसी अन्य पेमेंट गेटवे का उपयोग ना करते हुए अपने स्वयं के पेमेंट गेटवे का उपयोग करते हैं और डिजिटल माध्यम से क्या किया जाता है, पेमेंट हो जाती है। क्लियर हुआ। तो ये क्या है, हमारा जो इंस्टामोजो है हमें क्या दे रहा है, पेमेंट गेटवे है, और हमें स्वयं का स्टोर फ्रंट बनाने का मौका भी दे रहा है, या इसके माध्यम से हम स्वयं का पेमेंट गेटवे या स्टोर फ्रंट बना सकते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं, रोजर पे। जिस प्रकार हमारा इंस्टामोजो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है, उसी प्रकार रोजर पे भी क्या है, भारतीय ऑनलाइन पेमेंट गेटवे। कैसा है, भारतीय ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है। क्लियर है। दोनों की कंडीशन सेम है, क्योंकि दोनों ही क्या है, देखिए ये भी क्या है, पेमेंट गेटवे है रोजर पे, और आपका इंस्टामोजो भी क्या है, ये भी हमारा पेमेंट गेटवे है। क्लियर हुआ। तो दोनों पेमेंट गेटवे, बस अंतर क्या है, ये भारतीय है, रोजर पे क्या है, रोजर पे एक भारतीय पेमेंट गेटवे है। क्लियर। जो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान को स्वीकृत करता है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। रोजर पे क्या है तो भारतीय पेमेंट गेटवे, लेकिन स्वीकार क्या कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान को ये स्वीकार करता है, एक्सेप्ट कर रहा है इंटरनेशनल को। चलिए, हमने यहाँ पर ऑनलाइन स्टोर फ्रंट में क्या देखा, मैजेंटो देखा, ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, प्लेटफॉर्म है। ओरेकल कॉमर्स देखा, जो बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर कॉमर्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। फिर हमने इंस्टामोजो देखा, जो एक ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है। फिर रोजर पे देखा हमने, जो भारतीय ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है, जो क्या कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान को स्वीकार करता है। चलिए आगे आते हैं हम, विभिन्न प्रकार की ई वॉलेट की चर्चा कर लेते हैं।
है ना। ई वॉलेट का मतलब क्या है, जिस प्रकार हमारे जेब में फिजिकली एक वॉलेट रहता है, उसी प्रकार हमारी डिजिटल दुनिया में भी वॉलेट वॉलेट की सुविधा दी गई है। ठीक, बहुत सारे वॉलेट का हम प्रयोग कर रहे हैं, चर्चा कर लेते हैं। सबसे पेटीएम, सभी लोग, अधिकांश सभी लोग जो मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं उनमें से अधिकांश लोग पेटीएम के बारे में जानते होंगे। पेटीएम क्या है, एक डिजिटल वे, यह है हम कह सकते हैं कि एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो हमें प्रोडक्ट की परचेसिंग के साथ साथ अदर प्रकार की सुविधाएं भी देता है, जैसे बैंकिंग सुविधा भी दे रखी है अब तो पेटीएम ने। ठीक, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, हमें पैसे भेजने की सुविधा भी दे रखी है पेटीएम ने, और भी कई विशेष डिजिटल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं। ये कब आया, 2009 में, 2009 में क्या आया, पेटीएम। किसके द्वारा आएगा, विपिन सिंह और उपासना टाकू के द्वारा। ये कई बार नाम पूछ लिए गए हैं कि पेटीएम के कौन है, तो विपिन सिंह और उपासना टाकू, इनके द्वारा क्या लाया गया, 2009 में पेटीएम लाया गया। नेक्स्ट क्या है हमारा ई वॉलेट, ऑक्सीजन वॉलेट। ऑक्सीजन वॉलेट कब लाया गया, तो ऑक्सीजन वॉलेट लाया गया 2010 में। किसके द्वारा लाया गया, विजय शेखर शर्मा के द्वारा। नाम हमें याद रखना है, पेटीएम विपिन सिंह और उपासना टाकू के द्वारा 2009 में, ऑक्सीजन वॉलेट 2010 में विपिन शेखर शर्मा के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, यदि हम फ़ोनपे कब आया, फ़ोनपे आपका आया 2015 में। किसके द्वारा, राहुल चेरी और समीर निगम के द्वारा हमारा क्या आया, फ़ोनपे आया। इसी प्रकार भीम ऐप क्या है हमारा, भारतीय। कब आया, 2016 में। किसके द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। जिस प्रकार हमारे ये वॉलेट बने हैं उसी प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 2016 में भीम ऐप लाया गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, गूगल पे। इसका प्रारंभ कब से है, इसका प्रारंभ है 2018 से। किसके द्वारा किया गया, गूगल INC के द्वारा किया गया। नेक्स्ट भारत पे को कब लाया गया, 2018 में लाया गया। किसके द्वारा, असनीर ग्रोवर के द्वारा इसे लाया गया। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं हमारे ई कॉमर्स से संबंधित। इलेक्ट्रॉनिक चेक ऑनलाइन बैंकिंग का दूसरा रूप है। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक चेक हैं वो क्या है, ऑनलाइन बैंकिंग के दूसरे रूप कहा जाता है। जो भी हमारे चेक हैं, दो प्रकार के चेक, फिजिकली वे में हम जब देखते हैं तो हमें एक इस तरह का बना हुआ चेक दिया जाता है। विभिन्न बैंकों का अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर कोई अमाउंट लिखा रहता है, बैंक का नाम लिखा होता है, किसे पे किया जा रहा है, कितनी राशि पे की जा रही है, इस प्रकार के। तो यहाँ पर वो चेक कैसे होगा, इलेक्ट्रॉनिक ही चेक हुए जिन्हें ऑनलाइन बैंकिंग का एक नया फॉर्मेट या दूसरा रूप कहा गया। नेक्स्ट, वर्क फ्लो सिस्टम व्यापार प्रक्रियाओं को ऑटोमेट करता है। वर्क फ्लो सिस्टम क्या करता है, जो हमारी व्यापार से संबंधित प्रक्रियाएं हैं उन्हें क्या कर देता है, ये ऑटोमेट करता है। आगे चलते हैं। ई कॉमर्स में गतिता लाने के लिए एम कॉमर्स का प्रयोग किया जाता है। अब यदि हम ई कॉमर्स की इतने समय से बात कर रहे हैं, ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स क्या है, यदि हम इसे देखें ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स एक बड़े प्लेटफॉर्म की बात की जा रही है ना। लेकिन वहीं पर यदि ये सबके पास नहीं हो सकता, यदि हम बात करें लैपटॉप से बिज़नेस करना या कंप्यूटर से बिज़नेस करना, तो हम कहेंगे मे बी सभी के लिए पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो उन्हीं एप्लीकेशन को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, मोबाइल में कन्वर्ट कर दिया गया। और मोबाइल के द्वारा जब हम ये काम कर रहे होते हैं तो उसको क्या कहा गया, उसे कहा गया एम कॉमर्स, यानी कि मोबाइल कॉमर्स उसे कहा गया। विश्व का सबसे बड़ा ई कॉमर्स अमेज़ॉन है, पहले भी बता चुके हैं इसे हम। लिब्रा फेसबुक समूह की क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी ऑनलाइन माध्यम में उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा स्वयं की एक करेंसी का निर्माण कर लिया जाता है। तो यहाँ पर जो करेंसी फेसबुक की है उसे क्या कहा गया, लिब्रा करेंसी कहा गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रोजेक्ट ज़ीरो।
प्रोजेक्ट ज़ीरो प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? अमेज़न कंपनी के द्वारा प्रोजेक्ट ज़ीरो का प्रारंभ किया गया था। भारत का पहला ऑनलाइन भुगतान प्लेटफॉर्म बिलडेस्क। बिलडेस्क क्या है? भारत का पहला ऑनलाइन भुगतान प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसे नाम क्या दिया गया था? बिलडेस्क नाम दिया गया था। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। ठीक, तो ये अपने आज की ई कॉमर्स से संबंधित सेकंड क्लास, जिसमें अपन ने क्या देखा? मुख्य रूप से हमने भारतीय परिप्रेक्ष्य की यहाँ पर बात की, यानी भारतीय परिप्रेक्ष्य में कितने प्रकार के बिजनेस रहे ई कॉमर्स से संबंधित, क्या हमारे प्लेटफॉर्म रहे, क्या इतने हमारे वॉलेट रहे, और कुछ इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण हमने पोर्टल यहाँ पर देखे। Thanks to all of you for watching this class.